गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। एज यू ऑल नो 8 ऑफ जनवरी 2026 को आपका सीए में फाउंडेशन का रिजल्ट आ रहा है एंड 9 ऑफ जनवरी 2026 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है एज कॉमर्स क्लासेस ग्रुप नंबर 1 एज वेल एज ग्रुप नंबर 2। नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड हम डिस्कस तो कर लें कि सिलेबस एक्चुअली है क्या। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 5 दैट इज बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। टॉकिंग अबाउट बिजनेस लॉ एंड एथिक्स जो कि पेपर नंबर 5 है, इट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट एग्जाम ऑफ योर ग्रुप नंबर 1। बिजनेस लॉ एंड एथिक्स में है क्या? आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या टॉपिक्स है इसके अंदर, कितना कितना परसेंटेज है। गिविंग यू एन ओवरव्यू 26 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमारा जो लॉ का सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो पहला टॉपिक आता है सेक्शन नंबर 1। Section number A, that is commercial law. It consists of 30% of your weightage. 30% of the weightage मतलब कि इसके अंदर काफी सारे सब टॉपिक्स होंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम विच इज अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू ऑल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, एनआई एक्ट भी फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स हमारे लिए नए होने वाले हैं। एंड डोंट गेट कंफ्यूज, इनमें भी कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन हुई है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ चीजें ऐड होंगी, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में भी कुछ चीजें ऐड होंगी, एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी कुछ चीजें ऐड होंगी। So, if I talk about introduction to law and legal system, it consists of 5% of your weightage. Contract Act 10% and rest other 5%. Talking about Indian Partnership Act 1932 and LLP Act 2008, दोनों काफी सिमिलर साउंड करते हैं, सिमिलर है भी कहीं ना कहीं, लेकिन डिफरेंस है दोनों में। ये दोनों चैप्टर मिला के यानी कि दोनों एक्ट मिला के 5% ऑफ द वेटेज कंसिस्ट करते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े भी हैं, लेकिन अगर हम एनालाइज करें तो या तो एलएलपी एक्ट से क्वेश्चन आ सकता है या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से आ सकता है या दोनों से भी आ सकता है, लेकिन परसेंटेज कम है इन दोनों की। टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल लॉ, वेरी 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 न्यू टॉपिक जिससे आप इंट्रोड्यूस होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 15% ऑफ द वेटेज इन योर एग्जामिनेशन। इसमें आता है फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, ईएसआई एक्ट। ये चारों एक्ट मिला के 10% ऑफ द वेटेज विच इज इक्विवेलेंट टू योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये चारों एक्ट, इन दोनों का परसेंटेज क्या है, सेम है। Next is Code of Wages Act 2019. It consists of 5% of the weightage separately from the others. ये एक्ट छोटे छोटे एक्ट से बहुत बड़े एक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट लॉ, 40%, वेरी इंपॉर्टेंट। नई चीज से इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका, दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर सेक्शंस भी कर रहे हैं 1 से लेके 122 तक, जिसके अंदर आपका प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज आता है। डायरेक्टर्स कौन होते हैं, उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या होती है, एंड मिसलेनियस टॉपिक मोर। इट कंसिस्ट ऑफ 40% ऑफ द वेटेज, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पीओवी से बहुत ज्यादा। लास्ट इज बिजनेस एथिक्स। हम जब बिजनेस करते हैं, चाहे कंपनी के थ्रू करें या सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू करें या पार्टनरशिप के थ्रू करें, बिजनेस में एथिक्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी बिजनेस के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर या लोगों के बीच में, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ 15% ऑफ द वेटेज, मतलब कि डेफिनेटली इससे तो क्वेश्चंस आने ही वाले हैं एंड वेरी वेरी स्कोरिंग ऑल्सो। अब अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हमारा जो स्ट्रक्चर है 100 मार्क्स का होगा टोटल, जिसमें से 30% ऑब्जेक्टिव एंड 70% डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से इंट्रोडक्शन होने वाला है इंटरमीडिएट में। 30% ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि वही एमसीक्यूज, एंड डिस्क्रिप्टिव में भी दो टाइप्स होंगे, एक तो सिंपल क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव के एंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की प्रेजेंटेशंस कैसी होनी चाहिए, वी विल डिस्कस अबाउट इट। पासिंग क्राइटेरिया एज यू ऑल नो मिनिमम 40% चाहिए होता है आपको इंडिविजुअल पेपर के अंदर, यानी कि जितने भी आपके फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो चारों सब्जेक्ट्स में मिनिमम 40 होने चाहिए
एंड एग्रीगेट 50 होने चाहिए, यानी कि 400 में से एटलीस्ट 200 तो आपको स्कोर करना चाहिए टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट थिंग कम्स अप इज, अगर आपने 60% स्कोर कर लिया, दैट मीन्स यू हैव स्कोर्ड एन एग्जाम्शन, यानी कि वो पेपर में आप एग्जाम्ट हो गए हैं, आपको वो पेपर नहीं देना पड़ेगा इन केस यू डू नॉट पास द पासिंग क्राइटेरिया। हमें क्या एम करना है, हमें तो 60% ही एम करना है, उससे नीचे नहीं जाना। टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स है एग्जैक्टली। टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, 15 एमसीक्यूज होंगे, 15 MCQs of 2 marks each, which is equivalent to 30 marks. हमें टोटल 7 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे which will be of 14 marks each. लेकिन उसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं? Only 5, which will make it 70 marks और टोटल हो जाएगा हमारा 100. सो 7 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो होगा 7 मार्क्स का होगा, नॉट 3 नॉट 4 नॉट 5, ओनली 7। 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे जो कि एड ऑन होगा एक क्वेश्चन में, यानी कि 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा जिसके सब पार्ट्स होंगे 7 मार्क्स ईच। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मॉड्यूल 1 की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो इसके अंदर आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया। इसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल्स, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, प्राइमरी एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या है, मनी बिल्स कैसे पास होते हैं, एडीआर्स, यानी कि अगर हमें नहीं जाना कोर्ट, हमें आउट ऑफ द कोर्ट कोई और रास्ते से हमें डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलेशन एंड लोक अदालत एंड मेनी मेनी मोर थिंग्स। नेक्स्ट थिंग कम्स अप इज लीगल टर्मिनोलॉजी एंड मैक्सिम। ये हैं कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज जिनके मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए, जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट कम्स इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम बहुत चीजें पढ़ चुके हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, लेकिन इसमें नया क्या है? नया है ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। दिस इज द न्यू थिंग जो कि हम पढ़ने वाले हैं इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगेन गोइंग फॉर द सेल्स ऑफ गुड एक्ट, वही सेम चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें नहीं होंगी, कुछ कुछ चीजें और एड ऑन होंगी। ऑप्शन सेल के बारे में पढ़ोगे आप, देन यू विल रीड अबाउट, देन यू विल रीड अबाउट, वन सेकेंड। तो एसेंशियल कंडीशंस क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स को लेके? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कंडीशन वारंटीज, राइट ऑफ अनपेड सेलर या फिर अनपेड बायर ऑल्सो। ऑल्सो इट कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन सेल विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नाउ कम्स इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। थोड़ा सा टिपिकल है ये एक्ट, इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन इसको अगर हम अच्छे से करें तो बहुत स्कोरिंग है ये। नेक्स्ट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड एलएलपी एक्ट। दिखने में बहुत छोटा सा लग रहा है ना, छोटा सा नहीं है, काफी बड़ा है, बहुत वास्ट है। ये दोनों एक्ट्स मिला के 5% ऑफ द वेटेज कंसिस्ट करता है। यानी अगर हम एनालाइज करें ध्यान से, तो या तो अगर हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की बात करें, यानी कि 7 मार्क क्वेश्चन, तो या तो सिर्फ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से क्वेश्चन आ सकता है या एलएलपी से एक्ट से क्वेश्चन आ सकता है। बट क्या हमें कोई एक्ट छोड़ के जाना? नहीं, हमें सारे एक्ट्स करने हैं। नेक्स्ट कम इज छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे कि हमारे इंडस्ट्रियल लॉ बोलते हैं, जिसमें आता है फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईपीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट एंड कोड ऑफ वेजेस विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज एमसीक्यूज आने के चांसेस बहुत आए हैं। हर एक्ट से आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं मिलेगा, लेकिन क्या छोड़ के जाएंगे, एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 40% ऑफ द मार्क्स, मतलब कि अगर मैं एनालाइज करूं तो 35 से लेके 42 मार्क्स तक सिर्फ डिस्क्रिप्टिव होगा। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो, लेकिन एमसीक्यू हर चीज को कवर अप कर ही लेगा एट लास्ट में। इसमें हम पढ़ेंगे कंपनीज कितने टाइप की होती हैं, प्रमोशन कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है उनका, डायरेक्टर्स कौन होते हैं, एग्जाइम शेयर होल्डर्स कौन होते हैं,
उनके रोल, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट कैसा होता है, उनके क्या-क्या पावर्स होते हैं, डिन क्या होता है, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होते हैं, केएमपीस कौन होते हैं, हु आर द की मैनेजरियल पर्सन, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कंट्रोल कैसा होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी ज्ञान वाली चीज लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बिजनेस एथिक्स के अंदर बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। बिजनेस के अंदर एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें एथिकली काम करना चाहिए, हमें लोगों का सोचना चाहिए, हमें एनवायरमेंट का सोचना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये 15 मार्क्स का परसेंटेज कवर करता है, यानी कि डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे एंड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। नाउ जो हम डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे थे, यानी कि 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो दो तरीके से आ सकता है। वन इज सिंपल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या फिर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मतलब सिंपली आपसे पूछ लो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 7 मार्क्स का। लेकिन केस बेस्ड स्टडी की अगर हम बात करें, तो अगर हम केस बेस्ड स्टडी की बात करें तो उसको हमें आंसर कैसे करना है, हमें एक बहुत बड़ी केस स्टडी दी होगी, राम ने ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आप हमें बताएं कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे करें, इसका क्या होना चाहिए आंसर। इसको आंसर करने के एक ही तरीका है, दैट इज PFC, प्रोविजन, फैक्ट एंड कंक्लूजन। प्रोविजन समझाओ सबसे पहले कि प्रोविजन क्या है, किस इस केस स्टडी मतलब बेस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन क्या है, कौन से प्रोविजन के टुवर्ड्स ये एक्शन मतलब कि बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देन व्हाट आर द फैक्ट्स, मतलब कि क्या फैक्ट के बारे में, मतलब कि हम पहले तो बताएंगे कि ये एसेंशियल एलिमेंट अगर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो कौन सा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा सेक्शन नंबर है, उसके थ्रू हमें स्टार्ट करना है और ब्रीफ डिस्कशन करना है उसके बारे में। देन अकॉर्डिंग टू द केस बेस्ड स्टडीज वो और प्रोविजन कैसे कनेक्ट कर रहे हैं हमें वो बताना है। लास्ट में हमें अपना कंक्लूजन देना है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन एंड अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स क्या हम कंक्लूड कर पा रहे हैं आफ्टर दिस थिंग। तो अगर हम इस तरीके से आंसर करेंगे अपने केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को तो आंसर प्रेजेंटेबल रहेगा और हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत हौच पौच रहेगा एंड टीचर स्कोर मतलब कि मार्क्स देना नहीं चाहते यूजुअली ऐसे। तो दिस इज योर ओवरऑल सिलेबस जो हमने डिस्कस कर लिया है पेपर नंबर 5 के बारे में। देखने में लग रहा है ना कितना सारे चैप्टर्स हैं, इतना सारा चैप्टर्स, लेकिन सब बहुत इजी है, कुछ भी इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं रहेगा, आराम से हो जाएगा। बट कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। तो अगर हम इसके थ्रू जाएंगे तो हम आराम से स्कोर कर सकते हैं 60% मार्क्स, आराम से 60% से ज्यादा भी हम स्कोर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।